एक मुल्ताई से हुए थे दिलीप चौकीकर जी। तो दिलीप चौकीकर जी ने हमारे गोंडी गानों को उन्होंने गोंडी भाषा में पहली बार सो रही थी समदन नार कैसेट, जो रील वाली कैसेट बनती थी, उसमें वो शख्स हैं जिन्होंने हमारे गोंडी संगीत को कैसेट में लाया। रोन दोहे ना दादा कैसे जन्मा, कैसे बना और किस व्यक्ति का ये गीत है? देखिए, रोन दोहे ना दादा जैसे सो रही थी समदन नार कैसेट जो है दिलीप चौकीकर जी ने निकाला, उसके बाद अनिल दामोदर जी और गोविंद निम्बलकर जी, इनकी कैसेट आई थी और उस कैसेट में इन दोनों ने गाया था। अब अनिल दामोदर जी तो शायद अभी नहीं रहे, गोविंद निम्बलकर जी हैं, और उनका ये गाना उस समय भी हिट था और आज भी हिट है। आज भी हम लोग जब लाइव प्रोग्राम करते हैं तो हम लोग भी गीतों की प्रस्तुति देते हैं। जैसे बस अपने राजेश सरियाम जी का गाना उठा था चिचोली जोड़ पे, उसी के बाद ये आया दिकड़ीता झेला। तो दिकड़ीता झेला हिट हुआ तो लोगों ने, जो हमारे भाई लोग जो अभी राइटर अभी सीख रहे हैं लिखने का, उन्होंने भी एकदम बस दिकड़ीता झेला, दिकड़ी, तो इस टाइप के गाने जो गाने चल जाते हैं उन्हीं में से शब्द उठाते हैं, उन्हीं के इर्द गिर्द उनकी का कलम घूमता है। नमस्कार, मैं हूं दिलीप कुमार कापसे और बैतूल के संगीत पर इंटरव्यू की ये जो सीरीज़ है उसमें आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स से जिनकी आंखों के सामने ये सारी इंडस्ट्री आगे बढ़ी, शुरुआत हुई, फली फूली और आज जिस मकाम पर है वो सारा सफ़र इन्होंने देखा हुआ है। मेरे साथ है श्याम परते जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत दिनों से आपसे मिलना चाह रहा था और क्योंकि आप व्यस्त थे, समय ही ऐसा है, तो सबसे पहले तो शुक्रिया कि आपने समय दिया मिलने के लिए मुझे, और इंटरव्यू से पहले जो थोड़ा बहुत आपने मुझे वाकिफ़ कराया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जानता हूँ, समझता हूँ म्यूज़िक को यहाँ के, लेकिन हिस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं जानता था ऑथेंटिकली। तो आपने एक मुझे जो पूरा समझाया चीज़ों को, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो क्योंकि आप आज है साथ हमारे, तो सबसे पहला सवाल यही बनता है मेरा आज कि बैतूल में जो आज म्यूज़िक, यहाँ की जो गोंडी इंडस्ट्री से कह लीजिए या गोंडी संगीत कह लीजिए या खड़ी बोली का संगीत कह लीजिए, जो आज जिस मकाम पर है, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? थोड़ा बहुत जितना पीछे ये शुरुआत हुई है वहाँ से मैं चाहूँगा कि आप लेकर जाएं और तफसील से सिलसिलेवार तरीके से बताइए कि वो यहाँ तक कैसे आया है सफ़र। जी जी, दरअसल क्या है कि हमारा जो गोंडी संगीत है, आदिवासियों में यहाँ बैतूल ज़िले में गोंडी संगीत है, और गोंडी संगीत में पहले सिर्फ अपने पारंपरिक वाद्य यंत्रों के माध्यम से लोग गाना बजाना करते थे और आज भी चल रहा है, लेकिन इसको एक नया रूप जो मिला है लगभग सन 2093-94 की बात है। एक मुल्ताई से हुए थे दिलीप चौकीकर जी। तो दिलीप चौकीकर जी ने हमारे गोंडी गानों को उन्होंने गोंडी भाषा में पहली बार सो रही थी समदन नार कैसेट, जो रील वाली कैसेट बनती थी, उसमें वो शख्स हैं जिन्होंने हमारे गोंडी संगीत को कैसेट में लाया। अच्छा। और वो जब एक नया चीज़ हुआ, हमारे सारे लोग फिल्मी गाने बजाते थे या निमाड़ी लोकगीत बजाते थे, बुंदेलखंडी लोकगीत बजाते थे, फिल्मी बजाते थे, लेकिन अचानक एक गोंडी कंटेंट जब आया तो बहुत पॉपुलर हुआ। और जिस प्रकार आज यूट्यूब में गाने गोंडी बज रहे हैं, उस टाइप से उस समय दिलीप चौकीकर जी ने लाया और बहुत चला। वो प्रेरणा के स्रोत हैं। और फिर उनको देखते हुए फिर हमारे और भी लोग आए, उसके बाद और मुल्ताई से अनिल दामोदर जी, गोविंद निम्बलकर जी, इन्होंने उनने कोई कैसेट निकाला था और उस कैसेट में एक बहुत पॉपुलर गाना हुआ था, रोन दोहे ना दादा रोन दोहे ना। फिर उसके बाद में हम देखें तो फिर राजेश सरियाम जी आए, बसंत कौड़े जी आए, GL ध्रुवे जी आए छिंदवाड़ा से, ऐसे पॉपुलर गायक लोग आए। फिर उनको भी देखते हमें भी ये गाने बजाने का शुरू से शौक़ है। तो
1998 में फिर मैंने भी एक कैसेट निकाली थी रील वाली, जिसमें सुखनंदन आहके जी ने गाया था और मैंने भी गाया था, और एक सुखलाल वारकड़े जी उन्होंने गाया। हालांकि वो अभी इस दुनिया में नहीं है, और वो उस समय भी तो लिखने की आदत शुरू से है, तो वहाँ भी उस कैसेट में भी मैंने गाने लिखे हैं और वो भी अच्छे चले। इस प्रकार से लगभग 99-2000 के आसपास फिर धीरे धीरे हमारे गोंडी लोक संगीत का जो आता था ग्राफ धीरे धीरे गिरता चला गया कैसेटों में। फिर सीडी की शुरुआत हुई, सीडी की शुरुआत हुई और फिर बस उसी टाइप से वो फिर से लुप्त होता चला गया। ट्रेडिशनल संगीत तो चल रहा है और अभी भी चल रहा है, लेकिन जो कैसेटों में आना बंद हो गया। फिर अब जैसे ही यूट्यूब का ज़माना आया तो यूट्यूब में फिर राजेश सरयाम जी ने फिर कदम रखा। राजेश सरयाम जी ने कदम रखा, रोशन सरयाम जी ने वीडियोग्राफी में कदम रखा, और फिर इसको एक नया मोड़ मिला गोंडी संगीत को, लोक संगीत को। और राजेश सरयाम जी अभी यूट्यूब में फिर से प्रेरणा के स्रोत बने, और उनको देखते देखते फिर बहुत से कलाकार आए। फिर कुछ हमारे मित्र लोग जो हैं, हमारे छोटे भाई लोग, जैसे बादल इरपाचे जी आया, साबू उइके आए, और इस टाइप से काफ़ी कलाकार आए। फिर उसके बाद फिर मुझे भी लगा कि यार मुझे भी करना चाहिए, तो मैंने भी 2023 में फिर से मैंने यूट्यूब से चैनल में चालू किया। ठीक है। अभी जो चीज़ें चल रही है, जैसे कि बहुत सफलता मिल रही है, जो भी आ रहा है हिट हो रहा है। कुछ गाने तो ऐसे हैं 4-4, 5-5 करोड़ जो व्यू है वहाँ पहुँच रहे हैं, और 2-2.5 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन इजीली आ जाते हैं 2-3 महीने में। मैंने देखा है यहाँ पे वीडियोस को। लेकिन क्योंकि आप इतने लंबे समय से देख रहे हैं सारे गीत संगीत को, तो अभी जैसे गीत बन रहे हैं, क्या आप उनसे खुश हैं? आपको लगता है कि ये वाकई पारंपरिक गीत है? या क्योंकि अक्सर होता है कि जो नई जनरेशन के लोग होते हैं, सिंगर होते हैं, जो भी चल रहा होता है वो उसे एक्सेप्ट करते हैं, वो उसे आगे बढ़ाते हैं, लेकिन पुरानी जनरेशन के जो लोग होते हैं वो उतना खुश नहीं रहते हैं। तो अभी की जनरेशन जो काम कर रही है, चाहे वो पोइट्री, गोंडी पोइट्री की मैं बात करूं, या खड़ी बोली की पोइट्री की बात करूं, गीतों के जो बोल होते हैं, या संगीत की बात करूं, तो उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? खुश है या नहीं है? मैं यानी क्लियर इसमें जवाब चाहूँगा। नहीं, दरअसल क्या है, अगर देखा जाए तो हमारे जो पारंपरिक जो गाने हैं, उन पारंपरिक गानों को ही हम लोग अभी फ़िलहाल जामा पहना रहे हैं, उसको एक नया जामा पहना रहे हैं। और अगर हम टोटल पारंपरिक जो गीत चले आ रहे हैं उनको जैसा है वैसा ही अगर गाएंगे, जो सामाजिक और इनसे ओतप्रोत हैं, तो उसको ये नई पीढ़ी है वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, वो सुनना पसंद नहीं कर रही है। अभी हम कोई धार्मिक गाना गा दें तो युवा पीढ़ी उसको ज़्यादा व्यू नहीं आते उस गाने में, युवा पीढ़ी नहीं देख पाती है। जबकि आज यूट्यूब कौन चला रहा है? वही 15 साल से 35-40 साल तक, बुजुर्ग लोग तो कोई देखते नहीं हैं। तो अगर हम लोग देखें तो अगर उन गानों में फेरबदल नहीं करें तो वो गाने चल ही नहीं पाते हैं। तो अब स्वाभाविक है कि एक गाने बनाने के लिए 20-25 हज़ार खर्च हो ही जाता है एक गाना कंप्लीट। अगर उसका रिटर्न नहीं मिलेगा तो नुकसान में जाएंगे। इसलिए सारे कलाकार लोग उन गानों में फेर बदल करके और गा रहे हैं, तो उसमें रेवेन्यू भी आ रहा है और फ़ायदा भी हो रहा है। अगर मान के चलो, अगर हम लोग टोटल पारंपरिक डाल दें तो लोग उसको नहीं देख पाते। ऐसे कई गाने हैं जो हम सामाजिक या पारंपरिक गानों को अगर हमने गाया तो वो उनके व्यू बढ़ते ही नहीं हैं। ठीक है। फ़िलहाल बहुत सारे कलाकार 4-5 सालों में आए हैं, आपकी देखा देखी आपके सामने बहुत सारे आए हैं, चाहे वो महिला गायक हों या पुरुष गायक हों। तो आपको किसका जो है गीत, किसकी आवाज़, किसका अंदाज़ आपको पसंद आता है, और आपको लगता है कि ये
पारंपरिक गायकी के साथ साथ जो मौजूदा दौर की ज़रूरत है उसको भी निभा कर ले जाते हैं या ले जाती हैं। हाँ, अभी जैसे अभी के गायकों की बात करें तो अभी चलन में तो ममता उइके जी है फीमेल सिंगर में, और शिवम इरपाचे जी हैं, और मैंने बहुत अच्छा गा भी रहे हैं, और इनके ज़्यादा फॉलोअर भी हैं। इनके चैनल को अगर देखें तो इनके सब्सक्राइबर भी ज़्यादा हैं, और लोग पसंद कर रहे हैं। ये जो भी गा दे रहे हैं इन लोगों को पसंद कर रहे हैं सारे लोग। और रही बात लिखावट की, तो लिखावट तो देखा जाए तो बहुत कमियां हैं हमारे इन गानों में। और आज हिंदी भाषी लोग जो गोंडी हमारी भाषा नहीं जानते हैं वो भी बजा रहे हैं उन गानों को, लेकिन वो भाषा से उनका कोई लेना देना नहीं, समझते नहीं है तो वो भाषा को क्या समझेंगे। वो तो ताल पे नाचते हैं कि गोंडी ताल जो रिदम है वो ऑलरेडी इतना भड़कीला होता है कि हर आदमी के पैर थिरकने लगते हैं और लोग झूमने लगते, नाचने लगते हैं। अगर हम उनकी शाब्दिक रचना जो है, काव्य रचना की ओर अगर जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि अधिकतर लोग विषय से पूरे भटके हुए होते हैं। वो जो गाने की जो शुरुआत है, स्थाई जो लाइन है, स्थाई पंक्ति है, उसके लास्ट तक वही पे एंडिंग होना चाहिए, वहाँ पे ख़त्म होना चाहिए। ऐसा नहीं होता, शुरुआत कहीं होता है, अंतरे कहीं और जाते हैं, और एंडिंग कहीं जाता है। तो ये इस टाइप का अगर मान के चलो, आप जैसे आज हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, अगर कोई साहित्यकार इन सारे गानों की पोस्टमार्टम करना चालू कर देंगे तो ये स्थिति बनेंगे कि यार इसमें आंत किसी की है, कलेजा किसी का है, और कहीं कुछ मतलब वो समझ नहीं पाएगा कि यार ये बॉडी किस जीव की है। तो ये स्थिति है हमारे भाइयों की। लेकिन अगर लिखें तो अच्छा लिखें, यही शुभकामनाएं देता हूं। और जैसा भी हो, लेकिन मेरा गोंडी संगीत चल रहा है, ये मुझे बहुत खुशी है। आज मेरे बैतूल ज़िले में तो मैं शादी ब्याह में भी देखता हूं, या गैरों की शादियों में भी देखता हूं, और अन्य उत्सवों में देखता हूं, सबसे ज़्यादा हमारे गोंडी गाने बजते हैं। ये मेरे गर्व का विषय है। मैं जैसे कि मैंने जितने भी गीत अभी सुने पिछले 4-5 सालों में आए, मुझे मज़ा आया, नाचने का मन करता है सुनने के बाद। जो आपने कहा झूमने का मन करता है, आप हेडफोन में लगा लेता हूँ मैं और सुनते रहता हूँ। कुछ चीज़ें जैसे कि एक सांगो और एक दिकड़ी, मुझे लगता है हर गाने में ये शब्द 2 इस्तेमाल हुए हैं। तो ये क्यों हुआ, इसकी वजह क्या है, क्यों इतना रिपीटेशन है कि 2 शब्द इतना ज़्यादा चल रहे हैं हर गाने में? सांगो शब्द हमारे जो आदिवासियों के रिश्ते में हम लोग सांगो, हमारी बुआ या मामा की लड़की को बोलते हैं सांगो, और इसमें हमारे रिश्ते भी होते हैं। तो एक जो सांगो का जो रिश्ता है, एक प्रेमी प्रेमिका के रूप में भी होता है, तो इसलिए सांगो शब्द को उछाला गया है। और रही बात दिकड़ी शब्द, दरअसल क्या हो रहा है कि सबसे पहले एक हमारे भाई गुरुवेश वाड़ीवा जी का एक चैनल है, गुरुआ म्यूजिक, उसमें एक हमारे दोस्त रहे हैं स्वर्गीय मुकेश धुर्वे जी, बहुत अच्छे गायक थे, सीखे वाले थे। तो उनके साथ ममता जी ने संगत किया था, और सांगो दिकड़ी ता झेला उन्होंने गाए थे, ममता जी ने और मुकेश जी ने। और वो गाना सबसे टॉप गाना रहा है अभी यूट्यूब के समय से। तो जैसे बस अपने राजेश सरियाम जी का गाना उठा था चिचोली जोड़ पे, उसी के बाद ये आया दिकड़ी ता झेला। तो दिकड़ी ता झेला हिट हुआ, तो लोगों ने, जो हमारे भाई लोग जो अभी राइटर अभी सीख रहे हैं लिखने का, उन्होंने भी एकदम बस दिकड़ी ता झेला, दिकड़ी, तो इस टाइप के गाने, जो गाने चल जाते हैं उन्हीं में से शब्द उठाते हैं, उन्हीं के इर्द गिर्द उनकी का कलम घूमता है। जबकि ये करना चाहिए कि कुछ नया। लेकिन आप देखेंगे मेरे जो 35-36 गाने हैं उनमें आपको कहीं दिकड़ी का शब्द नहीं मिलेगा। हाँ, क्योंकि आप बड़े पुराने लेखक हैं, खुद गायक भी हैं, आप गीतकार भी हैं, और गोंडी पोइट्री पे जो मतलब कि एक मानक स्तर जो है पोइट्री का, वो आपने कैरी किया हुआ है, ये तो सभी जानते हैं।
मुकेश धुर्वे की आपने बात की, बहुत लोगों से उनका जिक्र उठता है, उन्हें मिस करते हैं लोग। और मैं भी उनके गीतों का प्रशंसक हूँ और मैं मानता हूँ कि वो होते तो अभी संगीत जो है बेहतर स्थिति में होता, बेहतर है और बेहतर होता या एक और अच्छी दिशा में जाता। मुकेश धुर्वे को आप कैसे याद करते हैं? देखिए, हमारे समाज में जो बैतूल ज़िले में वैसे तो आदिवासियों के खून में ही पैदाइशी संगीत होता है, क्योंकि कि मैंने कुछ दिन संगीत क्लास किया था, तो वहाँ भी मुझे पढ़ने को और हमारे टीचरों के द्वारा सीखने को मिला कि संगीत का जनक ही आदिवासी है, इन्होंने ही संगीत को पैदा किया है। लेकिन सीखने की बात अगर करें तो आदिवासियों में मुकेश धुर्वे जी खैरागढ़ विश्वविद्यालय से विशारद हासिल थे और अच्छे गायक थे, और उनसे परिचय हुआ तो वो गोंडी के साथ तो साथ फिल्मी गीत भी बहुत अच्छा गाते थे और अच्छे जानकार थे और सबको लेके चलने वाले थे। मैं खुद उनसे बोलता था, यार भाई मैं तो सीखा नहीं हूँ, हाँ पंत पारंपरिक वाले हैं, जो सुना वो गा दिया या अपने स्तर पे गाया। तो एक उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी और वो आज भी मैं लोगों के सामने बोलता हूँ, भैया आपका स्थान अलग है, मेरा स्थान अलग है, हर कलाकार का स्थान अलग है, कोई किसी का स्थान नहीं घेर सकता। जैसे कि रस जो होता है, जामुन का रस अलग रहेगा, जाम का रस अलग होगा, संतरा का रस अलग होगा, गन्ने का रस अलग, सब रस हैं, लेकिन कोई किसी का स्थान नहीं ले सकता, सबका टेस्ट अलग होगा। तो बोले भैया आपका टेस्ट अलग है, मेरा टेस्ट अलग है, सब। तो ये उनके वाक्य थे और आज भी इन वाक्यों को याद करता हूँ कि वो बहुत गहरे इंसान थे, बहुत अच्छे इंसान थे। अगर आज मुकेश धुर्वे होते तो आपको क्या लगता है कि गोंडी संगीत में क्या बेहतर होता और क्या बदलाव होता है? क्योंकि वो सीखे हुए थे, जानकार थे संगीत के, तो कुछ नयापन देते ये तो हम जानते ही है। तो आपको क्या लगता है कि क्या मिसिंग हो रहा है? बहुत, अगर वो होते तो और ये नया रूप लेता ये संगीत, निश्चित है, क्योंकि कि उन्होंने जितने गाने गाए हैं तो लगभग सारे गाने हिट हुए हैं, सारे गाने हिट हुए। जबकि मेरे चैनल में भी करीब 35-36 गाने डले हैं, कुछ मैंने गाया हूँ, दूसरे कलाकारों से गवाया हूँ, तो उनमें से सब गाने हिट नहीं हुए हैं, कुछ कुछ गाने हिट हुए हैं। 35-36 में से 15 गाने मिलियन पार किए हैं कुछ। लेकिन मैंने देखा मुकेश जी ने जितने गाने गाए हैं, अधिकतर 90% गाने उनके हिट रहे हैं और आज भी उनके गाने बजते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज वो भले इस दुनिया में शरीर लेकर नहीं है, लेकिन कलाकार के रूप में आज भी जिंदा है हमारे बीच में। ये एक जो बेसिक सभी गानों में कहीं ना कहीं उभर आता है, रोन दोहे ना दादा। ये एक ऐसा गाना है जो बैतूल की संस्कृति से जुड़ गया है अब ये गीत, और पिछले 3-4 दशकों से, हो सकता है उसके पहले, क्योंकि लोकगीत है तो परंपरा में कायम रहा होगा, लेकिन जब रिकॉर्ड होके आया तो उसके बाद से हम मानते हैं कि बैतूल की संस्कृति का हिस्सा है। और बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि ये जो गाना है फलानी जगह का है, फलाने गायक ने पहले गाया है, उन्होंने पहले गाया है, कई लोग दावा करते हैं। और कई बार तो ज़िलों में भी वो हो जाता है कि नहीं ये हमारे ज़िले का लोकगीत है। तो आपके सामने कि ये सारी बात है कि रोन दोहे ना दादा कब आया, कब रिकॉर्ड हुआ, तो वो ऑफिशियली मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप जो ये कन्फ्यूज़न है सबका दूर कीजिए कि रोन दोहे ना दादा कैसे जन्मा, कैसे बना और किस व्यक्ति का ये गीत है? देखिए, रोन दोहे ना दादा जैसे सोरैती समदन नार कैसेट जो है दिलीप चौकीकर जी ने निकाला, उसके बाद अनिल दामोदर जी और गोविंद निम्बलकर जी, इनकी कैसेट आई थी और उस कैसेट में इन दोनों ने गाया था। अब अनिल दामोदर जी तो शायद अभी नहीं रहे, गोविंद निम्बलकर जी हैं, और उनका ये गाना उस समय भी हिट था और आज भी हिट है। आज भी हम लोग जब लाइव प्रोग्राम करते हैं तो हम लोग भी गीतों की प्रस्तुति देते हैं, और बहुत सरल गाना है, यहाँ तक कि जो हिंदी भाषी गायक नहीं है वो लोग भी इस गीत को गाते हैं। और ये गाना सबसे पहले
उन दोनों कलाकारों ने गाया था, अनिल दामेदर और गोविंद निम्बलकर जी ने। ये मेरी जानकारी के अनुसार एकदम सही है। और वो कैसेट अब है नहीं तो हम तो आपको प्रूफ करके दिखाते, हो सके यूट्यूब में हो। और ये गाना उनका है। हाँ, उसके पहले पारंपरिक जो चले हैं वो अलग बात है, लेकिन भाई प्रस्तुत तो उनने किया, जमाने के सामने उन्होंने कैसेट के माध्यम से लाया है। श्याम जी, ज़ाहिर तौर पर इतने बड़े कलाकार हैं आप, पुराने कलाकार हैं इलाके के, और लोग जो है वो आपके बारे में भी जानना चाहेंगे। थोड़ा सा आपकी निजी ज़िंदगी के बारे में जानना चाहूँगा कि परिवार कहाँ से है, कितने लोग हैं, और कौन कौन है परिवार में? निजी ज़िंदगी, मैं यहीं का जन्मा हूँ। हमारे पूर्वज ये जो बगडोना बस्ती है, हालांकि मेन बगडोना हमारा ही है। ये जो शहर जो है ये तो अब जाके बसा है। हम लोग ये जहाँ शहर बसा है यहाँ हम लोग गिल्ली डंडा खेलते थे, अब पूरा मैदान खाली था, तो यहीं से पले बड़े हैं, यहीं पढ़ाई लिखाई हुई है। और हम मतलब 3 बहन थी हमारी और एक भाई, मतलब हम 2 भाई थे, मतलब 5 भाई बहन थे हम लोग। तो जिसमें मेरा भाई भी शांत हो गया, एक बहन भी शांत हो गई। अब 2 बहन और एक मैं सिंगल बच्चा हूँ। और मेरी पत्नी है, मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियाँ, एक बेटा है। माँ पिताजी हैं हमारे साथ। और शुरू से बस ये लगाव गाने बजाने का है। तो हम शुरू में राम सत्ता गाते थे। राम सत्ता गाते थे तो राम सत्ता में हिंदी ग्रंथों का नॉलेज होना ज़रूरी होता है, पुराणों का नॉलेज होना। तो अध्ययन भी किया उन ग्रंथों का, रामायण, महाभारत, प्रेम सागर, सुख सागर और तमाम चीज़ों का। और फिर उसमें भजन लिखना पड़ता था। और यहाँ तक कि ये स्थिति होती थी कि जो पहले की राम सत्ता भी बहुत ज़ोरदार होती थी। अगला मंडल मंच पे खड़ा है और अब उसके बाद अपना नंबर लगना है, तो भजन के माध्यम से उसको जवाब भी देना है। तो ये स्थिति बनती थी कि अब 10 मिनट बाद अपने को मंच पे जाना है तो तुरंत उसका कटाक्ष लिखना पड़ता था। तो लिखने की आदत उस समय से है। और फिल्मी धुनों पे भजन लिखना, तो ये आदत में आ गया था। और आज भी किसी गाने को अगर रूपांतरित करना है तो मालिक की दया से अब 10, 15, 20 मिनट में हम गाना उस फिल्मी गाने को धार्मिक गाने में लिखना और ये तमाम चीज़ें कर लेते हैं। इतने गीत आपने बनाए हैं, आपका पसंदीदा गीत कौन सा है जो आपने लिखे हैं और जो आपने गाए, जो आपको लगता है, चाहे वो पहले लिखा हो या हाल फिलहाल में लिखा हो, आपको लगता होगा कि यार ये मेरे दिल के बहुत करीब है और मज़ा आ जाता होगा? दरअसल क्या, ये जो गाने जो लिखा हूँ मेरे अपने लिए नहीं लिखा, मैंने ऑडियंस को देखते हुए लिखा हूँ। क्योंकि अभी के गाने इतने अच्छे नहीं हैं, तो पब्लिक को, मतलब हमारे युवा साथियों को देखते हुए लिखा। तो मतलब एक कत्था सुपारी ये बंगला पान खा लेना मेरी जान करके, क्योंकि और इस टाइप का है। और भी गाने हैं, लेकिन वही है कि इतना पसंदीदा मेरा फेवरेट नहीं है। भले ही मैंने लिखा हूँ, मैंने गाया हूँ, क्योंकि मैं अपने लिए नहीं, किसके लिए लिखा हूँ, ऑडियंस के लिए। अभी शिवम इरपाचे जी का गाना मानाटे वर्ता पान वाता बम्बार्ड गोला बेगाटारू, मतलब एक युवा पीढ़ी के हिसाब से तो इस टाइप का है। और वो मेरे पसंद के नहीं है, लेकिन क्या करें, हमको तो यूट्यूब चलाना है और लोगों के पसंद का, युवाओं के पसंद के लिए लिखना है, ये चीज़ है। एक सवाल है, मैंने सभी कलाकारों से पूछा है, चाहे वो सीनियर हो या जूनियर हो, नए हो या पुराने हो, अभी जो है अब ये 3-4 साल जो आए हैं, आपने कहा कि पहले भी धमाका हुआ था, गोंडी संगीत का लुप्त हो गया था, समाज में था, लेकिन पॉपुलैरिटी जो है वो ख़त्म हो गई थी। मतलब कि कैसेट हुआ, फिर सीडी हुआ, MP3 आया, तो मार्केट से गायब हो गया था गोंडी संगीत। अभी दोबारा से रिवाइवल हुआ है, दोबारा से आया है। तो अब जो 20 साल पहले हुआ वैसा ना हो,
तो इसके लिए क्या सावधानियां रखनी चाहिए? अब वही है कि हम लोग अच्छी चीज़ें लिखें, क्योंकि निश्चित है कि आज हम लिख रहे हैं, निश्चित है कि भविष्य में इन चीज़ों पर शोध होगा, क्योंकि आदिवासी के गढ़ किले से तमाम साहित्य का भी शोध हो रहा है, लोग उस पर पीएचडी कर रहे हैं, आदिवासी गानों पर भी पीएचडी हो रहा है। मेरे पास झारखंड से भी फ़ोन आया था कि भैया हम आपके यहाँ आना चाहते हैं और आपके गीतों पर हम पीएचडी कर मतलब मैं पीएचडी कर रहा हूँ, तो उस पर मुझे कुछ चाहिए, साहित्य चाहिए। तो ये जब पीएचडी होगा इन पे या इन पे शोध होगा, तो शोध होगा तो कुल मिला के हमारे जो गानों में जो उल्टी सीधी चीज़ें आएंगी, ये हमारे लिए नुकसानदेह है। आने वाली पीढ़ी बोलेगी कि हमारे पूर्वज लोग इतना बेकार गीत गाते थे, इतने बेकार शब्द डालते थे, ये चीज़ आएगा। अगर इसको हमको बचाना है तो अच्छे चीज़ रखें। ठीक है, हम लोग एक नायक नायिका की भूमिका बनाते हुए प्रेम प्रसंग पे लिख रहे हैं, अच्छी बात है, उस पे लिखना चाहिए, लेकिन शब्दों पर विशेष ध्यान दें कि हम लोग फुहड़ता उसमें ना लाएं। ये चीज़ें हम अगर करेंगे तो ये हमारा साहित्य बचा रहेगा, संगीत बचा रहेगा, और पुराना जो संगीत मिट रहा है उस संगीत को, उन गानों को अगर उनमें सिर्फ एक ही लाइन है तो उसको बढ़ाते हुए हम लिखें, उनको संरक्षित करें। मैंने बहुत से पारंपरिक मेरे चैनल पे आपको गाने मिलेंगे, मकसद मेरा वो नहीं चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने उनको डाला हूँ ताकि वो चीज़ संरक्षित रहे, आने वाले समय में लोग सुने, आज नहीं तो कल तो उसका कोई तो सुनेगा, कोई तो उनको देखेगा, कोई तो समझेगा। तो जबकि आदिवासियों का जन्म से लेकर मरण तक हर संस्कार में जन्म के समय अलग गाने गाए जाते हैं। छठी, अगर जिस दिन बच्चे की छठी हो रही तो उस दिन का गाना अलग होगा, बारसा अगर होगा तो उस दिन का गाना अलग होगा, तीज त्योहार में तीज त्योहार के गाने अलग होंगे, दिवाली के गाने अलग होंगे, फागुन जो अपना होता है क्या बोलते हैं, होली का त्योहार, उसके गाने अलग हैं, हर तीज त्योहार के गाने अलग हैं, बारिश के मौसम के गाने अलग रहे हैं। तो हमारा संगीत तो जन्म से लेकर मरने, यहाँ तक कि जब आदमी मर जाता है और उसकी गति होती है, हम लोग उसमें स्थापना देते हैं उनको घरों पे, अपने घर पे, अपने पूर्वजों को, वहाँ पे गीत अलग रहते हैं। तो जन्म से लेकर मरण तक आदिवासियों के पास अपने गीत हैं, अपना संगीत है, अपने वाद्य यंत्र हैं। इनको प्रोत्साहित करने के लिए हमको इनको संरक्षित करना पड़ेगा और इनको ये इसमें लाके रखना पड़ेगा। नेट एक बहुत बढ़िया साधन है कि आज उसके माध्यम से बहुत से मेरे बैतूल ज़िले नहीं, आजू बाजू पड़ोसी ज़िलों के इतने सारे कलाकार आए हैं, और बस उनसे हम यही निवेदन करेंगे कि उनको जहाँ से भी, जिस भी स्थिति में हमारे पारंपरिक गाने मिल रहे हैं, उनको अपने तरीके से, उनको सिर्फ इतना है कि अगर बारसे का है तो बारसे के इर्द गिर्द ही बोल डालें। पता चला कि बारसा का गाना है और उसमें शादी के बोल डाल दिए, वो 13वीं और वो जो हम लोग गुड्डी स्थापना करते उसका तो पूरा बेकार हो जाएगा। तो इनको संरक्षित करने के लिए विषयवार, तीज त्योहारवार ऐसा कुछ करके हम लोग अगर इसको रखेंगे तो ये आने वाली पीढ़ी तक जाएगा, और यही हमारी संस्कृति, हमारे गीत संगीत, हमारे आदिवासियों की पहचान है। ठीक है, एक सवाल है, आमतौर पे मैं पूछता नहीं हूँ इस तरह के सवाल, लेकिन ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हमने देखा है कि चाहे वो रीजनल इंडस्ट्री हो, कहीं की भी हो, बुंदेलखंड की हो, भोजपुरी हो, कहीं की भी हो, जब पॉपुलैरिटी मिलती है कलाकारों को तो वो राजनीति की तरफ भी जाते हैं, सियासत से बच नहीं पाते हैं। तो आपको लगता है क्या कि अब क्योंकि कलाकार इतने पॉपुलर हो गए हैं, बहुत सारे आपको मिलाकर और भी बहुत सारे, तो इनमें से कोई आगे आपको लगता है क्या कि सियासत में समाज का प्रतिनिधित्व कर सकता है, जा सकता है राजनीति में आगे? आपको भी मैं इसमें जोड़ रहा हूँ। सियासत में जाने की बात तो कहीं ना कहीं, तो अगर मान के चलिए आप भी वोट दे रहे हो, मतलब आप भी किसी न किसी पार्टी को दे रहे हो, मतलब राजनीति से अछूते आप भी नहीं हैं,
तो ये जितने कलाकार हैं ये भी किसी को ना किसी को वोट करते ही हैं। तो वोट करते हैं मतलब किसी पार्टी को समर्थन करते ही हैं, और राजनीति के हैं वो भी, वोट दे रहे हैं मतलब राजनीति से जुड़े हैं। तो सारे कलाकार राजनीति से जुड़े हैं, आम आदमी भी राजनीति से जुड़ा। हाँ, पॉपुलैरिटी होने के बाद, पॉपुलैरिटी प्राप्त करने के बाद अगर ये लोग राजनीति में जाना चाहें तो अच्छी बात है, क्योंकि उनको जनता पहचान रही है। और आदमी राजनीति में तभी आता है जब उसकी पहचान हो। और रही बात मेरी, तो अभी हम 5 चुनाव लड़ चुके हैं जिला पंचायत सदस्य के, जिला पंचायत के। और मेरे यहाँ मिसेस जो है संगीता परते अभी जिला पंचायत सदस्य है, अभी वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य है। इसके पहले 2 बार और जीते हैं, मतलब 3 बार जिला पंचायत बैतूल के सदस्य रह चुके हैं। तो हम तो राजनीति में आने की बात छोड़िए, हम तो है ही अभी। और जनता का शुक्र है कि वो हमें चुन के भेज देते हैं। ठीक है श्याम परते जी, बहुत मज़ा आया आपसे बातचीत करके, और बहुत सारी पुरानी यादें भी ताज़ा हुई बचपन की। आपने जो गीत जिनके बारे में ज़िक्र किया, उनकी शुरुआत कैसे हुई, कैसे बने, तो मैं भी एक नॉस्टैल्जिया में चला गया था कि अच्छा वो गीत ऐसे बना, उन्होंने गाया। तो बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, बातचीत करने के लिए, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको गीत संगीत आप जो बना रहे हैं उसके लिए भी, और जो सियासत में आप है, मैं चाहता हूं और आगे जाए और नाम कमाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, और जितने दर्शक आपके हैं, आपसे जुड़े हुए हैं, और जिन कलाकारों तक ये मेरी बात जाएगी, मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ कि हमारे गोंडी संगीत और आदिवासी संगीत को बचाए रखें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।